जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायली हमले में हौथी के प्रधानमंत्री की मौत, फिर भी गाजा को लेकर बड़ा ऐलान, नहीं हटेंगे पीछे चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, जज्बा देख दुश्मन हैरान। अगली खबर में आपको बताएंगे परमाणु क्षमता हासिल करने की ओर ईरान, यूरोप ने उठाया प्रतिबंध लगाने वाला कदम। ईरान का जवाब, हम भी नहीं बैठेंगे खामोश, देंगे करारा जवाब। इसी के साथ आपको बताएंगे चीन जाने से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए उठाया रूस चीन ने कदम। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, यमन की हौथी समर्थित सरकार को बड़ा झटका लगा है। जमात अंसारुल्लाह यानी हौथियों ने ऐलान किया है कि उनके प्रधानमंत्री अहमद गालिब रूही इजरायली हमले में मारे गए। उनके साथ कई मंत्री भी मारे गए, जबकि कुछ को गंभीर चोटें आई है और वो अब भी इलाज करा रहे हैं। हौथियों ने बयान जारी कर कहा कि इजरायल ने गुरुवार को राजधानी सना में हमला किया। उस समय प्रधानमंत्री और कई मंत्री एक वर्कशॉप में सरकारी कामकाज और पूरे साल के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे थे, तभी उन पर बमबारी कर दी गई। हौथी ने साफ कहा कि इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद उनका रुख नहीं बदलेगा। वो गाजा के लोगों का साथ देना जारी रखेंगे और अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करेंगे। यानी ये एक ऐसा जज्बा है जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हौथियों का कहना है कि सरकारी दफ्तर और संस्थान पहले की तरह चलते रहेंगे और यमन की जनता की सेवा जारी रहेगी, चाहे नुकसान कितना भी क्यों ना हो। वहीं हौथी के सुप्रीम काउंसिल के प्रमुख ने भी साफ कहा कि हमारा बदला तय है और इसे टाला नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए अंधेरे दिन आने वाले हैं, ये तुम्हारी सरकार के गद्दार और बुरे कामों का नतीजा होगा। दोस्तों, हौथियों के मीडिया चैनल अल मसीरा ने बताया कि अब मोहम्मद अहमद मुफ्ता को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया है। दरअसल गुरुवार को इजरायल ने सना पर बड़ा हवाई हमला किया। इजरायली सेना का कहना है कि उनका टारगेट हौथी संगठन के सैन्य ठिकाने थे। दावा किया गया कि इस ऑपरेशन में हौथी के जनरल स्टाफ चीफ और डिफेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बात की कन्फर्म का इंतजार था। हौथियों की ओर से जनरल मोहम्मद अल गमारी ने कहा कि इजरायल का यह हमला बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यमन गाजा का साथ देना जारी रखेगा, चाहे इसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। उधर इजरायली मीडिया यदीओत अहरोनोत का कहना है कि ताजा आकलन के मुताबिक हौथी सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री अब भी जिंदा है। गमारी ने कहा कि इजरायल का यह लगातार हमला उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी नाकामी का सबूत है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से अपने मकसद पूरे नहीं कर पाया। उन्होंने धमकी दी कि यमन भी अब इसी तरह का जवाब देगा और हमले बढ़ाएगा। उन्होंने गाजा के लोगों के ऐतिहासिक सब्र और हिम्मत की तारीफ की और कहा कि यमन की जनता भी पिछले 2 सालों से लगातार लाखों की तादाद में सड़कों पर उतर रही है ताकि गाजा को समर्थन दिया जा सके। रविवार को भी इजरायल ने सना पर हवाई हमले किए थे, जिसमें पेट्रोल पंप, पावर स्टेशन और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। इस हमले में 10 लोग मारे गए और 92 घायल हुए। इस बीच हौथी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, ये कहते हुए कि वो गाजा पर जारी हमलों का जवाब दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और यूरोप के बीच तनातनी और बढ़ गई है। शनिवार को ईरान की संसद की कौमी सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूरोपीय देशों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर यूरोप के ट्राइका ग्रुप यानी फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र की पुरानी पाबंदियों को दोबारा लागू करने की कोशिश की तो ईरान भी जबरदस्त जवाब देगा। अजीजी ने खुलासा किया कि ईरान ने पहले से ही 3 कानून के मसौदे तैयार कर रखे हैं और यूरोप के इस कदम के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को ट्राइका देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट किया कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने आर्टिकल जनद यानी स्नैप बैक मैकेनिज्म को लागू करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि 30 दिनों के अंदर यानी 18 अक्टूबर तक ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की वो सारी पुरानी पाबंदियां वापस लग सकती है जो 2015 के एग्रीमेंट से पहले लगी थी। हालांकि यूरोपीय यूनियन की विदेश और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा, ये 30 दिन सिर्फ सजा के लिए नहीं बल्कि एक मौका भी है।
ताकि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि 2015 का समझौता इस बात पर हुआ था कि ईरान एटमी हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा और बदले में दुनिया उसकी आर्थिक पाबंदियां हटा देगी। लेकिन अब यूरोप और अमेरिका का कहना है कि ईरान इस समझौते को तोड़ चुका है और गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा रहा है। इस फैसले पर रूस और चीन ने यूरोप को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि यूरोप का यह कदम शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा। दोनों देशों ने मांग की कि ईरान के एटमी मामले को दोबारा बातचीत की मेज पर लाया जाए और बातचीत से ही हल निकाला जाए। इसके उलट अमेरिका ने यूरोप के फैसले का स्वागत किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हम यूरोप के साथ हैं, लेकिन साथ ही ईरान से सीधे बात करने के लिए भी तैयार है। हमारा मकसद है कि इस मसले का कोई स्थायी और शांतिपूर्ण हल निकले। ये पूरा मामला तब और गर्म हो गया जब जून 2025 में इस्राएल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। इस दौरान अमेरिका भी शामिल हो गया और उसने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि ट्रंप का दावा पूरी तरह सही नहीं था और ईरान का प्रोग्राम अभी भी बचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि रूस और चीन के रिश्ते अब तक के सबसे ऊंचे और मजबूत स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि यह साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक मायनों में भी बेहद अहम है। चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने बताया कि 2021 से अब तक दोनों देशों के बीच कारोबार लगभग 100 अरब डॉलर बढ़ा है। उनके मुताबिक चीन आज रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, जबकि रूस चीन का 5वां सबसे बड़ा विदेशी साझेदार बन चुका है। उन्होंने कहा कि भले ही व्यापार का हिसाब किताब डॉलर में होता है, लेकिन अब लेन देन लगभग पूरी तरह से दोनों देशों की अपनी करेंसी में होने लगा है। डॉलर और यूरो की हिस्सेदारी इतनी घट गई है कि वो बस आंकड़ों में नाम मात्र ही रह गई है। मतलब डॉलर की बादशाहत को रूस और चीन मिलकर चुनौती दे रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस अब भी चीन को तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। उन्होंने बताया कि पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन से 2019 से अब तक 100 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस सप्लाई हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 तक फार ईस्टर्न गैस पाइपलाइन पूरी हो जाएगी, जिससे रूस चीन की आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। रूस अब चीनी कारों का बड़ा बाजार भी बन रहा है। पुतिन ने साफ किया कि अपनी आने वाली चीन यात्रा के दौरान वो इन सब मुद्दों पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे। आर्थिक रिश्तों के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक और रणनीतिक तालमेल पर भी जोर दिया। पुतिन के अनुसार रूस चीन का सहयोग आज की वैश्विक रणनीति में एक निर्णायक ताकत बन चुका है। दोनों देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र और यूएन चार्टर की रक्षा के लिए बने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत कर रहे हैं। रूस और चीन चाहते हैं कि यूएन सुरक्षा परिषद में बदलाव हो और उसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही ब्रिक्स के जरिए भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये ग्रुप दुनिया के नए ढांचे में और बड़ा रोल निभा सके। पुतिन ने पश्चिमी देशों की पाबंदियों को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में सुधार होना चाहिए। उन्होंने बीजिंग के साथ मिलकर एक नया और न्यायपूर्ण वित्तीय सिस्टम बनाने की बात कही, जो पारदर्शी और पश्चिमी दबाव से मुक्त हो। दरअसल पुतिन की 4 दिन की चीन यात्रा रविवार से शुरू होगी। वो पहले तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन ASEAN समिट में शामिल होंगे और उसके बाद बीजिंग जाएंगे, जहां वो दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सैन्यवाद पर जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में स्पेशल गेस्ट होंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए MW न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।